विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज आपकी कक्षा है 11। विषय है भौतिक विज्ञान, उप विषय है ऋजु रेखा में गति अर्थात सरल रेखा में गति। प्रकरण है गति के समीकरण। तो आज आप इस वीडियो में गति के समीकरण क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ करते हैं और इनका ग्राफीय विधि से सत्यापन अर्थात प्रूफ कैसे करते हैं ये समझेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गति के समीकरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले वस्तु की दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है विराम अवस्था। विराम अवस्था जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन, बस स्टैंड पर खड़ी हुई गाड़ियाँ, सड़क के किनारे लगे हुए पोल, खंबे आदि, ये सब विराम अवस्था के ही उदाहरण हैं। इसमें वस्तु एक जगह पर स्थिर रहती है और अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। तो वस्तु की ऐसी अवस्था को हम विराम अवस्था कहते हैं। इसे स्थिर अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद नंबर दो पर होता है गति की अवस्था। गति की अवस्था गति की अवस्था पोजीशन ऑफ मोशन। इसमें वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। वस्तु की इस अवस्था को गति की अवस्था कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सभी गति की अवस्था में ही होते हैं। इसे गतिमान अवस्था भी कहते हैं। अब गति की अवस्था में आप शब्द आया है गति। तो गति क्या होगी? जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है तो उसे हम गति कहते हैं। अब गति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो जो गति के समीकरण है वो हम ऋजु रेखीय गति के लिए प्रयोग करते हैं। अब ऋजु रेखीय गति क्या होती है, जिसे हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं। ऋजु रेखीय गति अर्थात इसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसकी दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग के समांतर होती है, उसे ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर से ऊपर की ओर उछालने पर, ये ऊपर की ओर उछाली है तो जो वस्तु का वेग है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत रहता है जिसका मान हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। तो वेग ऊपर की ओर है और जो त्वरण है वो नीचे की ओर है। ऐसे ही किसी गेंद को यदि ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर छोड़ा जाए, अब वेग की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा एक ही है, समान है। पहली स्थिति में विपरीत है, दूसरी स्थिति में समान है। तो ये ऋजु रेखीय गति के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यदि कोई खिलाड़ी सीधी रेखा में ऐसे दौड़ रहा है तो वो भी ऋजु रेखीय गति का ही उदाहरण है। ये वेग हुआ और इसी में आपका जो त्वरण है इसी दिशा में कार्य करता है। तो ये आपकी ऋजु रेखीय गति है। अब हमें गति के समीकरण पढ़ना है। तो गति के समीकरण गति के समीकरण वस्तु की
वस्तु का प्रारंभिक वेग, दूरी, समय, त्वरण और वस्तु का अंतिम वेग में परस्पर संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरणों को हम गति की समीकरणें कहते हैं। ये 4 होती है। इनका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, अतः इन्हें न्यूटन की गति के समीकरण भी कहते हैं। पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ समीकरण होती है, ये किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी के लिए होता है, एस टी बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2t माइनस 1। ये टीवे सेकंड में तय की गई दूरी है। मुख्यतः हम 3 समीकरणों का प्रयोग करते हैं। ये किसी विशेष सेकंड के लिए अगर हमें दूरी निकालनी है तो तब हम फोर्थ समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो आपके संकेत है u को हम वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग। a त्वरण होता है, t समय होता है तथा s ये तय की गई दूरी या विस्थापन होता है और v वस्तु का अंतिम वेग होता है। वस्तु का अंतिम वेग। तो ये गति की समीकरण है। जहाँ पर सरल रेखा में गति होती है वहाँ पर हम इन समीकरणों का प्रयोग करते हैं। अब हम ग्राफीय विधि से इन समीकरणों का सत्यापन पढ़ेंगे। इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी y अक्ष है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x अक्ष, y अक्ष। यहाँ पर x अक्ष पर हम समय लेते हैं, समय t, और y अक्ष पर हम वेग लेते हैं v। यह मूल बिंदु है। ये A बिंदु है। कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है, त्वरित गति करती है, और B अंत में t समय में वो B बिंदु पर पहुंच जाती है। तो ये हमने वेग समय ग्राफ खींचा है। x अक्ष पर समय t, y अक्ष पर वेग। वस्तु का प्रारंभिक वेग u। t बराबर 0 समय से वस्तु गति प्रारंभ करती है। मान लीजिए बिंदु A पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, और वस्तु बिंदु B पर जाने पर वेग v प्राप्त कर लेती है। तो ये वस्तु का अंतिम वेग v। A B C D E। वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक त्वरित गति करती है जब वस्तु में त्वरण होता है, क्योंकि बिंदु A से B तक जाने के लिए वस्तु के वेग में वृद्धि होती जा रही है, तो यहाँ पर वस्तु में त्वरण है। अब जैसे हमें गति की प्रथम समीकरण को स्थापित करना है। प्रथम समीकरण
प्रथम समीकरण ये होती है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? वी टी ग्राफ वेग समय ग्राफ में यदि हमें त्वरण ज्ञात करना होता है तो वेग समय ग्राफ की जो सरल रेखा होती है उसका ढाल निकालते हैं, अर्थात उस रेखा की प्रवणता निकालते हैं। तो वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होगा रेखा ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता जिसको हम ढाल भी कहते हैं, अर्थात रेखा ए बी का ढाल। प्रवणता के लिए सूत्र लगाएंगे tan थीटा। अब आपका ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये कोण थीटा है। मान लीजिए जो वस्तु है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए गति करती है, तो थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज का लंब बी सी और आधार ए सी। ए बराबर बी सी, बी और सी, बी सी हमें निकालना है तो बी डी पूरी दूरी में से क्या करेंगे हम, डी सी को माइनस कर देंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस सी डी और अपॉन ए सी। अब इनके हम मान रख देंगे। मान रखने पर यहाँ समय लिया हुआ है टी समय पर, वस्तु बिंदु बी पर पहुँची है तो ये टी समय हुआ। मान रखेंगे ए बराबर बी डी, बी डी का मान v माइनस सी डी जो है ए ओ के बराबर होगा और ए ओ यू है, तो माइनस यू बटे ए सी बराबर होगा ओ डी के, जो कि टी के बराबर है, बटे टी। तो v माइनस यू बराबर गुना हो जाएगी ए टी। v बराबर हो जाएगा, u को इस साइड में लेके जाएंगे, u प्लस ए टी। तो ये गति की प्रथम समीकरण आपकी सिद्ध हो गई है। अब दूसरी समीकरण, द्वितीय समीकरण ये होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी यदि हमें ज्ञात करनी है तो वेग समय ग्राफ में, जो वेग समय ग्राफ है इसकी रेखा ए बी तथा समय अक्ष जो कि ओ डी है के बीच गिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये ए बी और समय अक्ष हुआ आपका ओ डी टी, तो इसके बीच में जो आकृति घिरी हुई है हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वस्तु द्वारा तय दूरी आ जाएगी। तो वस्तु द्वारा तय दूरी, वस्तु द्वारा टी समय में तय दूरी, इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। s बराबर वी टी, अभी बताया है वी टी ग्राफ तथा समय x के बीच घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। तो यह आकृति है आपकी ए बी डी ओ, आकृति ए बी डी ओ, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। s बराबर, अब इस आकृति को दो भागों में बांट लेंगे। नीचे एक आयत बना हुआ है ए सी डी ओ और ऊपर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। तो इनको दो भागों में बांट करके पहले हम आयत हो गया आपका ए सी डी ओ, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुना आधार। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई OD गुणा चौड़ाई ऊंचाई या फिर लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारी OD हो गई, चौड़ाई OA प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब। समकोण त्रिभुज का आधार AC गुना लंब, लंब है BC। अब इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर तो S बराबर OD का मान रखेंगे। OD क्या है? T है, T के बराबर है T गुणा OA क्या है? U, वस्तु का प्रारंभिक वेग U प्लस 1/2 AC OD के बराबर है, जो कि आपका समय है T। तो ये T BC गुणा BC हमने भी ज्ञात किया है। इसको BC निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही क्या BD और माइनस CD, तो ये तो आपका UT हो गया प्लस 1/2 T इंटू मान रखेंगे BD आपका अंतिम वेग है V माइनस CD का मान है U, तो ये आ गया UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। अब गति की प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे, वहाँ से हम V माइनस U का मान निकालेंगे। तो गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण होती है V बराबर U प्लस AT। इसको इधर लेके आएंगे, V माइनस U बराबर आ जाएगा AT। तो V माइनस U का मान जो हमारी समीकरण बनी थी इसमें रखने पर, का मान रखने पर S बराबर UT प्लस हाफ T गुणा V माइनस U का मान आया है AT। तो ये आ गया आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो गति की द्वितीय समीकरण ये आपकी सिद्ध हो गई है। तो इसमें क्या करना है हमें? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, VT ग्राफ तथा समय x के बीच गिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो यह आपकी दूसरी समीकरण सिद्ध हो जाएगी। अब आपकी तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण ये होती है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब ये भी हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने गति की द्वितीय समीकरण सिद्ध की है। वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S बराबर क्या होगा? VT ग्राफ, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। तो ये आपकी आकृति ABDO का क्षेत्रफल। तो जैसे हमने पहले क्षेत्रफल निकाला था, ऐसे ही इसमें भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब यहाँ पर थोड़ा अंतर है, पहले हमने आयत और समकोण त्रिभुज लिया था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम पूरी आकृति को एक साथ लेंगे जो कि एक समलंब बना हुआ है। समलंब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं सम्मुख भुजाएं, कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और दोनों के बीच लंबवत दूरी ये, तो समांतर भुजाएं OA BD हो जाएगी और दोनों के बीच की लंबवत दूरी OD या AC होगी। तो अब हम समलंब का प्रयोग करेंगे। तो समलंब ABDO का क्षेत्रफल, अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब का क्षेत्रफल होता है समान 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो सूत्र लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हो गई है OA प्लस BD गुणा दोनों के बीच की लंबवत दूरी OD, या हम इसको AC भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, मान रखेंगे, इनके मान रखने पर S बराबर 1/2 OAU प्लस BD अंतिम वेग है V गुणा OD आपका समय है T। अब इसमें भी हमें गति की प्रथम समीकरण का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर T का मान ज्ञात कर लेंगे। तो गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT, यहाँ हमें T का मान ज्ञात करना है। तो V माइनस U बराबर AT, U को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इधर T रखेंगे तो ये आ जाएगा V माइनस U अपॉन A इक्वल टू T। तो T का जो मान है वो आ गया है V माइनस U बटे A। अब हम क्या करेंगे, T का मान रख देंगे। T का मान रखने पर, T का मान रखने पर T का मान रखो S बराबर 1/2 U प्लस V T का मान आया है V माइनस U अपॉन A। को एक जगह करो, ये हमने V प्लस U लिख लिया है, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में गुणा में है V माइनस U अपॉन 2 और A, तो ये आ गया 2A। ये S के बराबर है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2AS। ये दो वर्गों का अंतर हुआ, इसमें एक में राशि जुड़ी हुई है, दूसरे ब्रैकेट में राशि घटी हुई है, V प्लस U V माइनस U, तो ये वर्गांतर का सूत्र हुआ। तो इसको लिखेंगे हम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 2AS बराबर, जुड़ जाएगा, U को इधर लाएंगे प्लस U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर, दोनों साइड बदल देंगे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये आपकी गति की तृतीय समीकरण सिद्ध हो गई है। अब समीकरण नंबर 4, ग्राफ में थोड़ा चेंज करेंगे। अब हमें निकालनी है किसी विशेष सेकंड में तय दूरी। मान लीजिए वस्तु A बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, B बिंदु पर आती है, C बिंदु पर पहुंचने में वस्तु को T समय लगता है और B पर पहुंचने पर 1 सेकंड कम समय लगता है। तो इसका समय हो जाएगा T-1।
तो वस्तु t सेकंड में बिंदु C पर पहुंचती है और उससे एकम सेकंड t-1 में बिंदु B पर पहुंचती है। कोण थीटा है, कोण थीटा है। ए बी सी डी ई ए सी डी बिंदु इसको लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसको हम आई कर देते हैं। तो ये वस्तु किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी का ग्राफ हुआ। फोर्थ, विशेष सेकंड में तय दूरी। मान लीजिए हम टीवे सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इसका समीकरण आया था, ये टीवे सेकंड में तय की गई दूरी एस टी यू प्लस 1/2 a इंटू 2t-1। तो ये समीकरण है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब इसमें भी हम वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में तय दूरी एस टी बराबर, अब टीवे सेकंड में जो तय दूरी है वो वेग समय ग्राफ बी सी, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच और समय अक्ष पर समय t-1 तथा t के बीच घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। अब ये आकृति जो है बी सी एच जी, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो टीवे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ये जो आपकी आकृति है इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखें तो बी सी एच जी एक समलंब बन गया है, तो तय दूरी एस टी बराबर हुआ आकृति ए, आकृति बी सी एच जी का क्षेत्रफल। ये समलंब है, समलंब बी सी एच जी का क्षेत्रफल। अभी पीछे बताया समलंब का सूत्र लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसकी समांतर भुजाएं जी बी या बी जी प्लस दूसरी समांतर भुजाएं सी एच गुणा दोनों के बीच की लंबवत दूरी जी एच। अब इसमें मान निकालना है, जैसे हमें बी जी का मान निकालना है, तो हमें एफ जी का मान पता है, तो सबसे पहले हम बी एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। बी जी बराबर हो जाएगा बी एफ प्लस एफ जी और प्लस सी डी और बाहर गुना है जी एच। अब यहाँ से देखें हम वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण ए बराबर होगा ए बी का ढाल, ए बी का ढाल अर्थात ए बी की प्रवणता। इसको हम tan थीटा लिखेंगे, ये आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो गया बी एफ बटे ए एफ, तो हमें बी एफ निकालना है, तो बी एफ बराबर आ जाएगा ए गुणा ए एफ। ए एफ की दूरी ए एफ बराबर है ओ जी के, और ओ जी क्या है t-1 समय है, तो ये आ गया ए गुणा t-1। तो ये बी एफ का मान आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। जी एच का मान भी चाहिए हमें, जी एच
जी एच बराबर ये दूरी निकालनी है तो टोटल दूरी में से ये पीछे की दूरी माइनस हो जाएगी, टी माइनस दूरी टी माइनस वन, टी माइनस वन, तो ये आ गया टी माइनस टी प्लस वन, टी से टी कैंसिल हो जाएगा एक। तो ये वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। तो यहाँ से अब मान रखेंगे, मान रखने पर एस टी बराबर 1/2 बी एफ का मान आया है ए इंटू टी माइनस वन, ए इंटू टी माइनस वन प्लस एफ जी यू प्लस सी डी बी जी सी डी सी एच है। वी समांतर भुजा ये और ये होगी, तो दूसरी समांतर भुजा होगी सी एच। तो दूसरी समांतर भुजा सी एच, पहली समांतर भुजा बी जी थी, बी और जी, और गुना जी एच का मान एक आया है, गुना एक, तो ये आ गया 1/2। इसके अंदर गुना करेंगे ए टी माइनस ए प्लस यू प्लस वी का मान हम गति की पहली समीकरण से रखेंगे, ये होगा वी बराबर होता है यू प्लस ए टी। अभी गति की पहली समीकरण से हमने वी का मान रख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे, 1/2 ए टी माइनस ए प्लस यू प्लस ए टी, 1/2 2u प्लस ए टी 2at और माइनस ए, 1/2 के अंदर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी और माइनस a बटे 2। तो इसमें आ गया u प्लस 1/2, a को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2t माइनस 1। तो ये आपकी गति की दूसरी समीकरण सिद्ध हो गई है, एस टी बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो ये गति की आपकी चारों समीकरणें सिद्ध हो गई है। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर गति करे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए वस्तु ऊपर की ओर जाए या वस्तु नीचे की ओर आए तो उस गति को हम ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। और उसमें हम जो प्रयोग करेंगे तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने दूरी s ली हुई है तो उसकी जगह हम h लेंगे जो कि ऊंचाई होती है, क्योंकि वस्तु जब ऊपर नीचे गति करेगी तो वहाँ पर हम ऊंचाई लिखेंगे। जो हमने त्वरण लिया हुआ है, त्वरण a, जब वस्तु ऊपर नीचे और ऊर्ध्वाधर गति करती है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है, g कार्यरत रहता है, तो a की जगह हम g लिखेंगे जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। अब मान लीजिए नीचे की ओर जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो उसके वेग में वृद्धि होती जाती है, अर्थात त्वरण का मान धनात्मक होता है। तो जो गति की समीकरणें हैं, पहली समीकरण हो जाएगी v बराबर u प्लस जी टी, ए की जगह g लेंगे। दूसरी समीकरण हो जाएगी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो थर्ड समीकरण होगी वो होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh।
ऐसे ही हम फोर्थ लिख सकते हैं। तो ये 3 समीकरण मुख्य हैं। ऐसे ही अगर वस्तु ऊपर की ओर गति करती है, जब वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर से फेंका जाता है तो वस्तु के वेग में कमी आती जाती है, अतः त्वरण जो है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ ऋण साइन आ जाएंगे। पहली समीकरण होगी v बराबर u माइनस जी टी, सेकेंड समीकरण होगी h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण है। इसमें कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने पड़ते हैं। यदि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, वस्तु रुकी हुई है, तो वहाँ पर हम वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है u, इसको हम 0 लिखते हैं। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वहाँ पर हम u का मान 0 लेंगे। यदि वस्तु का अंतिम वेग v होता है 0, यदि वस्तु अंत में जाकर रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, तो वहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग v का मान 0 लेंगे। और तीसरा है यदि वस्तु एक समान गति करती है, अर्थात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो तब वस्तु का त्वरण a0 लिया जाता है। तो ये आंकिक प्रश्नों में इनका प्रयोग हम अपनी ओर से करते हैं। यदि वस्तु शुरू में विराम अवस्था में u का मान 0 रखेंगे, अंत में जाकर रुक जाती है v का मान 0 रखेंगे, और यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो a का मान 0 लिखेंगे। धन्यवाद।